Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Aprabhati and today I will discuss 50 MCQs related to environmental science. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग ASRB नेट या ARS नेट इन्वायरमेंटल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको 3000 रुपीज। इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलेंगे? तो इस कोर्स में आपको दिया जाएगा टॉपिक वाइज़ वीडियो एक्सप्लेनेशन, ये पूरे सिलेबस को कवर करेगा। इसके साथ ही साथ जो भी वीडियोज़ एंड पीडीएफ जो अवेलेबल रहेंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ देने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, जिससे आप खुद को एग्ज़ामिन कर सकते हैं, आपको कितना आता है, कितना नहीं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करिए, वहाँ से डायरेक्टली कोर्स को परचेस कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी अदर एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और या डायरेक्टली ऐप से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आई होप आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे और उसका पूरा फायदा उठाएंगे। चलिए आगे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्लाई ऐश इज द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट जनरेटेड बाय। तो क्या बोल रहा है कि जो फ्लाई ऐश है वो एक तरह का एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, तो वो किसके द्वारा जनरेट होता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट है यहाँ से जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, उसको कहते हैं फ्लाई ऐश। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लाई ऐश पोल्यूशन जो है वो काउज होता है बाय द थर्मल पावर प्लांट्स। जो फ्लाई ऐश है ये एक बाई प्रोडक्ट है जो कि जनरेट होता है एज अ कॉयल और वो बर्न हो जाता है एट द थर्मल पावर प्लांट। जो लो ग्रेड कोल होते हैं वो यूज करते हैं थर्मल पावर जनरेशन में, जो कैरी करता है 30 to 40% ऐश। जो फ्लाई ऐश है वो काउज कर सकता है लीचिंग ऑफ सम एलिमेंट्स इनटू द वाटर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये सेकेंडरी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है क्रिएट कर सकता है। ये जो ऐश है ये कंटेन करता है लीड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम, यूरेनियम। जो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो कहता है कि सिग्निफिकेंट एक्सपोजर जो होता है फ्लाई ऐश का और अदर कंपोनेंट जो कि रिलेटेड है कोल ऐश से, वो इंक्रीज कर देता है पर्सन को कैंसर डेवलप करने में और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज भी उस पर्सन को हो सकता है। इसके बाद जो अगर हम लोग ऐश को अगर पूरा प्रिवेंट करते हैं कम्प्लीटली कि वो स्केप नहीं करे फ्रॉम द कोल जो कि जिसको बर्न किए हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं सो दैट कि हम लोग फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर सकें। और इसके बाद स्टैक फिल्ट्रेशन जो डिवाइस है जैसे कि बैग हाउस एंड स्क्रबर्स, उसको भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग इसका फ्लाई ऐश के इमिशन को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच वर द फर्स्ट लिविंग बींग्स टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स ऑन रॉकी स्लोप। तो ऐसा कौन सा फर्स्ट लिविंग बींग था जो एस्टैब्लिश किया अपने आप को रॉकी स्लोप्स में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीचेंस। तो जो लीचेंस होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट्स एंड अदर सेकेंडरी कंपाउंड्स जो कि यूज करते हैं डाई में। इसके अलावा जो है ये जो लीचेंस है ये ग्रो करते हैं द वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में। ये जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट से, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन और जो एयर पोल्यूशन है वो लीड करता है टू द डिक्लाइन इन द लीचेन पोल्यूशन पॉपुलेशन। अगर मान लीजिए कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको जो है लीचेन का पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो है हम उसको कहते हैं इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लीचन है ये पोल्यूशन का इंडिकेटर है, जहाँ ज्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ पे आपको लीचन्स नहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जो लीचन है एक तरह का ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो कि अराइज होता है फ्रॉम द एल्गी और साइनोबैक्टीरिया लिविंग, जो कि साथ रहते हैं अमंग द फिलामेंट्स ऑफ मल्टीपल फंगी स्पीशीज इन मल्टी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में जो ये एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो है और फंगी जो एक साथ यहाँ पे रहते हैं। और जो लीचन है इनके पास प्रॉपर्टीज रहता है कि ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहता है डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कॉम्पोनेंट ऑर्गेनिज्म के पास जो है ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहता है बाकी अदर कॉम्पोनेंट ऑर्गेनिज्म से। तो आपको इतना पॉइंट्स ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लीचेंस है ये जो है एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉल्यूशन इंडिकेटर है और जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा तो लीचेंस का पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वेहिकुलर पोल्यूशन इमिट्स मेनली। जो वेहिकुलर पोल्यूशन है या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल्स का जो पोल्यूशन है वो क्या मेनली इमिट करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीओ।
तो जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है ये मेनली जो है मेन सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसके अलावा जो स्टोव्स है, फर्नेसेस है, ओपन फायर्स, फॉरेस्ट एंड बर्न फायर्स, बर्निंग कोल माइंस, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ये सब भी जो है ये गुड सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का। जो एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे 0.5 ppm देखने को मिलता है। और जो लेवल रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड का इन द अर्बन एरियाज वो रहता है 5 to 50 ppm। जो नेचुरल सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के वो है वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो हायर एनिमल प्रोड्यूसर है कार्बन मोनोऑक्साइड का फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब जो हायर एनिमल जो प्रोड्यूस करते हैं सम कार्बन मोनोऑक्साइड वो कहाँ से होता है, तो फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिबरेट करते हैं फ्रॉम द बाइल जूस। जो ब्रेकडाउन होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एल्गी में वो भी रिलीज करते हैं थोड़ा सा अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड का। और जो प्लांट्स हैं ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस करता है 10 to the power 8 टन्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एवरी ईयर। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वेरी हार्मफुल रहता है टू दोज जो कि एक्सपोज होते हैं टू दी कंजेस्टेड हाईवेज में टू द लेवल अबाउट 100 ppm। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा लेवल आपको हाईवेज वगैरह में देखने को मिल सकता है। और जो ड्राइवर होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में, तो ये क्या करता है कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑफ द ब्लड और ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। जो इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कंबाइन कर जाता है हेमोग्लोबिन के साथ और इसके साथ क्या फॉर्म कर देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि 210 टाइम्स फास्टर रहता है दैन द ऑक्सीजन। और ये फॉर्मेशन कर देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि डिक्रीज कर देता है ओवरऑल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। और यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे जो है डिफरेंट सेल्स जो यहाँ पे ऑक्सीजन कम रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी देखने को मिलेगी जो रिजल्ट हो जाएगा हाइपोक्सिया में। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च यमुना एक्शन प्लान इन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने यमुना एक्शन प्लान को कब लॉन्च किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 1993। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यमुना एक्शन प्लान लाया था अप्रैल 1993 में। यहाँ पे आपको ईयर ध्यान रखना है 1993 में जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था किसको, तो यमुना एक्शन प्लान को। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू बिल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सो दैट कि डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट किया जा सके। यहाँ पे बिल्ड करना है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स सो दैट कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को ट्रीट कर सके। यहाँ पे सीवेज सिस्टम को रिपेयर करना है जैसे कि ड्रेन्स, पंप्स, पाइप्स, ये सब का जो है यहाँ पे रिपेयरिंग करना है। उसके बाद हम लोग को सीवेज सिस्टम जो है बिल्ड करना है एंड लो कॉस्ट टॉयलेट्स को जो है कनेक्ट करना है टू द वेस्ट ऑफ द स्लम्स एंड पुअर सेटलमेंट्स टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया को बिल्ड करना है। अभी तक जो है ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हुआ है इन द 21 टाउन्स और अलॉन्ग विद द रिवर इन द यूपी, हरियाणा एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ नंबर। डैश इज अ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी का टाइप्स जो है यहाँ पे तीन आता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी का तीन टाइप है क्या क्या है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसको हम लोग कम्युनिटी डाइवर्सिटी से भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो थोड़ा सा जानते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ऐसा डाइवर्सिटी जो कि जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पीशीज में देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो माइन्यूट डिफरेंस रहते हैं विद इन अ स्पीशीज जैसे कि बिटवीन द वेराइटीज, रेसेस और स्ट्रेन्स, ये जो होता है स्लाइट वेरिएशन इन द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ऐसा होता है। ये माइन्यूट डिफरेंसेस जो है ये शेप में हो सकता है, साइज में हो सकता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में हो सकता है, रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और जो स्पीशीज होता है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ रेसेस, स्ट्रेन्स, वैराइटीज जो है वो कंसीडर किया जाता है रिच एंड डाइवर्स इन जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसके ऐसा स्पीशीज जिसका लार्ज नंबर ऑफ रेसेस है, स्ट्रेन्स है, वैराइटीज है तो उसको कंसीडर किया जाता है रिच एंड डाइवर्स इन जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब क्या कि ऐसा स्पीशीज ऐसा मतलब ग्रुप जहाँ पे जो स्पीशीज हैं ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली सो सिमिलर है टू ईच अदर कि वो इंटरब्रीड एंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो इंटरब्रीड करके क्या कर रहे हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो स्पीशीज होता है वो यूजली द यूनिट है क्लासिफिकेशन का इन मोस्ट ऑफ द टेक्सोनोमिक वर्क्स में। और जो स्पीशीज है वो डिस्टिंक्ट यूनिट्स है डाइवर्सिटी का जो कि प्ले करता है स्पेसिफिक रोल इन द इकोसिस्टम। और जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो रेफर करता है टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन। और जो लॉस होता है किसी एक स्पीशीज का उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो पूरे इकोसिस्टम में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। थर्ड है इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ये क्या होता है कि जो कम्युनिटी है वो ग्रुप है पॉपुलेशन का ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कोई भी गिवन एरिया में। ये इंक्लूड करता है ऑल दी पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंडिया है ये वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है जो कि टुगेदर पोजेस करता है 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर।
विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। कौन जो है ये फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओशंस। जो ओशंस हैं ये फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं होता है। जो वाटर रहते हैं ओशंस में वो सलाइन रहते हैं और वो फ्रेश नहीं रहते हैं। और जो वाटर रहते हैं ओशन में वो कलेक्ट करते हैं ऑल द सॉल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम ऑल द रिवर और वो उसमें फ्लो करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है रिवर्स जो है वो कैरी करते हैं एस्टिमेटेड 4 बिलियन टन्स ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स टू द ओशन एनुअली। और जो ओशन वाटर है वो कंटेन करते हैं लॉट ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। और ओशन वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है और इसके लिए जो है जो ओशन है ये फ्रेश वाटर हैबिटाट नहीं है। सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर क्या क्या आएगा? तो इसमें जो सोर्स है जो सोर्सेज ऑफ वाटर है जैसे कि लेक्स, रेन्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ग्लेशियर्स, ये सब फ्रेश वाटर के सोर्स होंगे। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर ये वाइटल फॉर लाइफ है, ये सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को और ह्यूमन सिविलाइजेशन को। हम लोग जो है फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, जैसे कि फूड प्रोडक्शन में, पावर जनरेशन में, यहाँ पे हम लोग फ्रेश वाटर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 7। मीनामाटा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो मीनामाटा डिजीज है ये किसके वजह से होता है? यहाँ पे कौन सा जो एलिमेंट है इसके वजह से जो है होता है जो ये काज करता है वाटर पोल्यूशन, और इसके बाद जो है उस वाटर को यूज करने के बाद जो है मीनामाटा डिजीज हो जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्करी। जो मर्करी है एक तरह का वाटर पॉल्यूटेंट है। यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म जो रहता है मर्करी के वो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। जो मरकरी है ये फाउंड होता है ये फाउंड है और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनामाटा एपिडेमिक डिजीज जो काउज करता है बहुत सारा डेथ इन जापान एंड स्वीडन में ऐसा हुआ था। ये जो डिजीज है ये अकर होता है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ हेविली कंटामिनेटेड फिश। जो फिश काफी ज्यादा हेविली कंटामिनेटेड है मर्करी से, इसकी वजह से जो है मिनामाटा डिजीज देखने को मिलता है। जो सोर्स है मर्करी का इन द बे, वो क्या है? सिंगल क्लोराइड प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग प्लांट है जो कि HgCl2 जो है यहाँ पे एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। जो मेन सोर्स है मर्करी कंटेनिंग इफ्लुएंट्स का वो है क्लोरल अल्कली प्लांट। जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज है वो भी काउज करते हैं मर्करी टॉक्सिसिटी इन जापान एंड कनाडा। और जो इफ्लुएंट यूज होता है फ्रॉम द बैटरीज, थर्मोमीटर्स, फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब्स, हाई डेंसिटी स्ट्रीट लैम्प एंड स्विचेस मेकिंग इंडस्ट्री, ये भी जो है हाई अमाउंट में जो है मर्करी कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इटाई इटाई डिजीज इज काउज बाय। इटाई इटाई डिजीज कौन काउज करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम। तो जो इटाइटाई डिजीज है ये काज होता है बाय द कैडमियम एक्सपोजर जो कि प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। और ये कंडीशन जो है फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ था इन जापान, कौन सी ईयर में? तो 1960। आपको ध्यान रखना है कि जो ये डिजीज है फर्स्ट कहाँ रिकॉग्नाइज हुआ था? जापान में। कौन सी ईयर में? तो 1960s में। तो इसके अलावा जो है ये इटाई इटाई को हम लोग आउच आउच डिजीज भी बोलते हैं। तो कैडमियम कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को यूज करने से और उसका हाई लेवल इन राइस की वजह से जो इटाई इटाई होता है और इसको आउच आउच डिजीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अमंग द फॉलोइंग विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है गिवन ऑप्शन में से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन। जो आर्गन है ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है इन दी एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू बाकी सब ऑप्शन से। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पे 78% प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21%, जो आर्गन है ये 0.93% जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। तो ये गिवन ऑप्शन में से जो है आर्गन थोड़ा ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू बाकी सब ऑप्शन में से, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन। तो आपको ध्यान रखना है आर्गन का कितना कॉन्स्टेंट है? 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉस्फेट। जो डिटर्जेंट्स होते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मेनली कंटेन करते हैं फॉस्फेट्स एडिटिव, और जो एडिशन होता है फॉस्फोरस का इनटू द वाटर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एनायन, जैसे कि PO4 3- के फॉर्म में जो एडिशन होता है फॉस्फोरस का इन द वाटर, तो ये क्या करता है? इंकरेज करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्गी को, और ये रिड्यूस कर देता है डिजोल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को जो कि वाटर में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या करता है? डिजोल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को घटा देता है और यहाँ पे एल्गी का फॉर्मेशन को इंकरेज करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। ये क्यों होता है? तो मेनली यहाँ पे जो फॉस्फेट जो है वो ऐड जाता है फॉस्फेट एनायन के फॉर्म में, किस फॉर्म में? तो PO4 3- के फॉर्म में जो ऐड होता है यहाँ पे जो यहाँ यूट्रिफिकेशन काउज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू बूटेल देयर आर डैश वैराइटीज ऑफ एग्रो इकोलॉजी। तो साइंटिस्ट बूटेल के अकॉर्डिंग जो है कितना टाइप्स ऑफ एग्रो इकोलॉजी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। जो बूटेल है वो डिस्क्राइब करते हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ एग्रो इकोलॉजी। पहला है इकोसिस्टम एग्रो इकोलॉजी जो कि प्रीडोमिनेंट है अमंग द इकोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिक एग्रो इकोलॉजी, और तीसरा है लॉन्ग स्टैंडिंग फॉर्म ऑफ एग्रो इकोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रो इकोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये तीनों जो है एग्रो इकोलॉजी जो है बूटेल के अकॉर्डिंग दिया गया था। Next question, 12 number. Who defines agroecology as the study of the relation of agriculture, crops and environment?
तो किसने जो है डिफाइन किया एग्रो इकोलॉजी को, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। तो एग्रो इकोलॉजी मतलब क्या है, ये स्टडी है रिलेशन पढ़ने का, किसका रिलेशन हम पढ़ते हैं, तो एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट का रिलेशन पढ़ते हैं। ये कौन डिफाइन किया है ऐसा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओईसीडी। जो ओईसीडी है, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये है ओईसीडी का फुल फॉर्म। और जो स्टडी होता है रिलेशनशिप ऑफ द एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट, उसको हम लोग एग्रो इकोलॉजी बोलते हैं। और जो एग्रो इकोलॉजी है वो डिफाइन किया गया बाय द ओईसीडी, क्या बोला गया कि जो स्टडी होता है रिलेशनशिप ऑफ द एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं हम लोग एग्रो इकोलॉजी। और जो डेलगार्ड रेफर करता है एग्रो इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट विद इन एग्रीकल्चर सिस्टम। जो साइंटिस्ट डेलगार्ड थे, उन्होंने कैसे एग्रो इकोलॉजी को डिफाइन किया, तो उन्होंने बताया कि जो स्टडी होता है इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एनवायरनमेंट विद इन द एग्रीकल्चर सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रो इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर। हु इंट्रोड्यूस द फूड चेन फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जो है फूड चेन कौन इंट्रोड्यूस किया था, किस साइंटिस्ट ने जो है फूड चेन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल जाहिज। जो फूड चेन्स है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द अरब साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर अल जाहिज, तब 10th सेंचुरी में, और लेटर पॉपुलराइज्ड बाय इन अ बुक पब्लिश्ड इन 1927 बाय चार्ल्स एल्टन, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फूड वेब के कॉन्सेप्ट को। आपको इतना जो है ध्यान रखना है कि जो अल जाहिज है, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया फूड चेन को फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो ये बाद में जो है ये पॉपुलराइज हुआ था कौन से बुक में, तो जो बुक लिखा गया था बाय द साइंटिस्ट, ये चार्ल्स इल्टन ने लिखा था, कौन सी ईयर में, तो 1927 में, जो कि इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने फूड वेब कॉन्सेप्ट को वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 नंबर। व्हाट इज अ की स्टोन स्पीशीज इन फूड चेन, तो की स्टोन स्पीशीज क्या होता है कोई भी फूड चेन में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीशीज विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म द इकोसिस्टम। ऐसा स्पीशीज जो जिसके पास एबिलिटी रहता है कोई भी इकोसिस्टम को फॉर्म करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पीशीज। तो की स्टोन स्पीशीज जो है वो होल्ड करके रखता है द कॉम्प्लेक्स ऑफ वेब को, जो कि रिलेशनशिप शो करता है इन द इकोसिस्टम। ये जो है एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं की स्टोन स्पीशीज का, जैसे कि स्टारफिश हो गया, सी ओटर्स हो गया, उल्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, ये सब क्या है, की स्टोन स्पीशीज है। तो जो की स्टोन स्पीशीज होता है या फिर जो प्लांट या एनिमल है वो प्ले करता है यूनिक एंड क्रूशियल रोल इन द इकोसिस्टम फंक्शंस। और विदाउट इकोसिस्टम स्पीशीज से जो क्या होता है, इकोसिस्टम जो है वो ड्रामेटिकली डिफरेंट हो सकता है, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऑल टुगेदर। तो कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी अगर कीस्टोन स्पीशीज को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम दी हैबिटाट, वहाँ पे क्या होता है, ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर हैबिटाट में। ये इफेक्ट करता है अदर स्पीशीज को टू द एक्सटेंट दैट कि वो जो है एक्सटेंड भी हो सकता है। ये जो स्पीशीज है वो इफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, और यहाँ पे जो प्लांट्स एनिमल स्पीशीज जो है वो रिसाइड करते हैं इन दैट इकोसिस्टम। जो प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है, ये कॉमन एग्जाम्पल है कीस्टोन स्पीशीज का। और जो प्रिडेटर्स हैं वहाँ पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं हार्बीवोर स्पीशीज को, जो कि प्रिवेंट करते हैं हार्बीवोर एनिमल्स को फ्रॉम डिप्लीट होने से द प्लांट स्पीशीज फ्रॉम द इकोसिस्टम। और ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्पीशीज एब्सेंट रहेगा, तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन है हार्बीवोर्स की वो इंक्रीज कर जाएंगे ड्रास्टिकली, और ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज को इन द इकोसिस्टम। ये जो है कुछ एग्जाम्पल है किसके, कीस्टोन स्पीशीज के। इसके अलावा सी ओटर्स, अमेरिकन एलिगेटर, बीज, लार्ज मैमेलियन प्रीडेटर्स, ह्यूमिंग बर्ड, टाइगर शार्क, सी स्टार्स, ये सभी जो है कीस्टोन स्पीशीज के जो है एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ लोकेटेड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये देहरादून में लोकेटेड है। और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये एक तरह का नेचुरल रिसोर्स सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का, जो कि फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च करवाता है इंडिया में फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैडर्स के लिए एंड ऑल दी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कैडर के लिए। ये लोकेटेड है देहरादून उत्तराखंड में, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। और 1991 में जो है ये डिक्लेयर किया गया था एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ध्यान रखना है कि ये जो स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है कि 1906 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और ये एक तरह का नेचुरल रिसोर्स सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जो है जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस है वो होस्ट करता है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जो कि एंड द स्टाफ कॉलेज दैट जो ट्रेन करता है ऑफिसर्स को, और वो सिलेक्ट करता है जो कि सेलेक्ट हुए हैं इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो जो आईएफएस में जो सेलेक्ट हुए हैं कैडर, उनको जो है ट्रेनिंग यहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। फुल फॉर्म ऑफ नीरी, तो नीरी का फुल फॉर्म क्या है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नीरी है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका विजन क्या है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो लीडरशिप इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये नीरीज का विजन है। नीरीज का मिशन क्या है, जो CSIR नीरी है, ये कंटिन्यू करता है टू स्ट्राइव फॉर द प्रोवाइडिंग इनोवेटिव एंड इफेक्टिव सोल्यूशन। क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है इनोवेटिव एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, किसके लिए, तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है, इंडस्ट्री को हेल्प करता है, सोसाइटी को हेल्प करता है, सो दैट की जो 800 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ इंडिया है उसको थोड़ा इंप्रूव करे। वहाँ पे क्या करें, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वहाँ पे नए नए इनोवेशन लाए एंड इफेक्टिव सोल्यूशन जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि क्रिएट किया गया एंड फंड किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था नागपुर में इन 1958, जहाँ पे फोकस किया गया ऑन द वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीज एंड टू सम एक्सटेंट ऑन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो कि फाउंड होता है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो कि मिला था। जो नीरी है, ये प्योनर लेबोरेटरी है इन द फील्ड फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंगेजिंग एंड इंजीनियरिंग, और जो कि पार्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। जो नीरी है, यहाँ पे 5 जोनल लेबोरेटरीज देखने को मिलते हैं। वो 5 जोनल लेबोरेटरीज कहाँ का लोकेटेड है, ये लोकेटेड है चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में। और जो नीरी है, ये फॉल करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो नीरी है, ये इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है इंडियाज का POP नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर। नीरी इज लोकेटेड इन, जो नीरी है ये कहाँ लोकेटेड है, तो सबसे पहले तो ये है लोकेटेड नागपुर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर। और नीरी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसका फुल फॉर्म है, जो कि नागपुर में लोकेटेड है। और ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। और जो कि ये एक तरह का नेशन वाइड प्रेजेंस दिखाता है अपना 5 जोनल लेबोरेटरीज के साथ। कहाँ कहाँ, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये जो है 1906 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था नीडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, तो जो टर्म इकोसिस्टम है वो किसने दिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AG टैंसले। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट है, वो फॉर्म करता है एक फंक्शनल बेसिक यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। और ये दिया गया है बाय द ब्रिटिश मैन आर्थर जी टैंसले के द्वारा, जिसको हम लोग AG टैंसले भी बोलते हैं। कौन सी ईयर में, 1935 में। ये ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने है डिफाइन किया इकोसिस्टम को कैसे, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इकोसिस्टम के बारे में, इन्होंने डिफाइन किया इकोसिस्टम को कैसे, द होल सिस्टम including not only the organism complex but also the whole complex of physical factors forming what we call the environment of the biome. The habitat factors is the widest sense, though the organism may claim our primary interest when we are trying to think fundamentally, and we cannot separate them from their special environment, which they form one physical system. It is a system so formed which form the point of view of the ecologist are the basic unit of the nature or the face of the earth. तो मेनली जो AG ट्रांसलेट ने ये बताया कि जो इकोसिस्टम है ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है नेचर का ऑन द अर्थ पे। और जो होल सिस्टम है इंक्लूड, ये सिर्फ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को नहीं इंक्लूड करता, ये होल कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करता है, जो कि फॉर्म करता है हमारे इन्वायरमेंट को और बायोम हैबिटाट फैक्टर्स को वाइड सेंस में। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लेम कर सकते हैं एज अ प्राइमरी इंटरेस्ट, और यहाँ पे ट्राई किया गया है कि फंडामेंटली हम लोग सोचे कि इसको जो है सेपरेट नहीं किया सकता फ्रॉम द स्पेशल इन्वायरमेंट, और ये फॉर्म करते हैं वन फिजिकल सिस्टम। तो ये जो है AG ट्रांसलेट का स्टेटमेंट था इकोसिस्टम के बारे में। और इन्होंने मेनली क्या 1935 में जो है यहाँ पे इकोसिस्टम को वर्ड टर्म दिया था। और इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का जो और इसका इन्वायरमेंट जो फॉर्म करता है एक फंक्शनल बेसिक यूनिट, जिसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जो है यहाँ पे जो है ये फॉर्म करता है इको प्लस सिस्टम से। इको मतलब इकोलॉजी एंड सिस्टम मतलब क्या, इंटरेक्शन यूनिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर। द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय हैकल, जो टर्म इकोलॉजी है ये हैकल ने दिया था कब, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 19 नंबर का है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1866। तो जो टर्म इकोलॉजी है ये हैकल ने दिया है, कौन सी ईयर में, तो 1866 में। तो जो, और आपको ध्यान रखना है कि जो इकोलॉजी ये दो वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से, किससे, तो इकोलॉजी इसका टू ओइकोस प्लस लोगोस। ओइकोस मतलब क्या, हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, एंड लोगोस में स्टडी। जो इकोलॉजी है ये प्रपोज किया गया है बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल। अपने बुक में जो इन्होंने इसको मेंशन किया था, जनरल मॉर्फोलॉजी डर ऑर्गेनिज्म जो है, इसकी इनकी बुक है कौन से ईयर में, तो 1866 में। और जो वर्ड पॉइंट हुआ है बाय द हैंस रेटर, जो इकोलॉजी टर्म है
कि किसने किया है कॉइन, तो हेंस रेटर ने किया इन 1885 फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। तो कौन सी टू ग्रीक वर्ड्स है? इकोलॉजी, ओइकोस प्लस लोगोस। ओइकोस मींस हाउस या डवेलिंग प्लेस एंड लोगोस मींस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर। डैश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बायोम। तो कौन सा जो है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट लैंड बायोम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइगा। जो टाइगा है ये लार्जेस्ट लैंड बायोम है, ये मेकअप करता है 29% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर। ये लार्ज पार्ट ऑफ जो ये बायोम है ये लोकेटेड है रशिया एंड कनाडा में। और जो टाइगा है ये फाउंड होता है इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। और यहाँ जो क्लाइमेट रहता है टाइगा का वो बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है। टाइगा को हम लोग बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड बायोम है। और जो बोरियल इकोजोन है ये प्रिंसिपली जो है स्पैन करता है 8 कंट्रीज में। कौन कौन से? तो कनाडा, चाइना, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे जो है आपको बोरियल फॉरेस्ट या फिर टाइगा जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर। फाइटोप्लैंक्टन इज द बेस ऑफ फूड चेन। जो फाइटोप्लैंक्टन है ये बेस है फूड चेन में, तो कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओशन। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है ये बेस है फूड चेन का ओशन में। जो तो यहाँ पे कैसे होता है ओशन में? तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स को कौन खाता है? फिश लार्वा। फिश लार्वा कौन खाता है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है? प्रेडेटर्स। ये जो है यहाँ पे जो है चेन बनता है फूड चेन, कहाँ पे? तो ओशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे नीचे जाएगा वो रहेगा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन पे कौन फीड करेगा? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन फीड करेगा स्मॉल फिश। स्मॉल फिश जो फीड करता है लार्ज फिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर। व्हाट इज जू प्लैंक्टन? जू प्लैंक्टन क्या है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। जो जू प्लैंक्टन है ये प्राइमरी कंज्यूमर है। कैसे? तो जू प्लैंक्टन जो है वो प्रेजेंट रहता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में। और ये जो जू प्लैंक्टन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। जो जू प्लैंक्टन है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है, मतलब कि वो ईट करता है फाइटोप्लैंक्टन्स पे। और जो फाइटोप्लैंक्टन्स है यहाँ पे वो प्रोड्यूसर्स हैं। और वो अपने आप को टर्न कर देता है इनटू द स्मॉल फिश जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? स्मॉल फिश, वो फीड करते हैं जू प्लैंक्टन पे। और जू प्लैंक्टन क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन से प्रोड्यूसर है। जो बहुत सारे जू प्लैंक्टन रहते हैं वो काफी स्मॉल रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज रहते हैं, जैसे कि सिंगल सेल प्रोटिस्ट जो कि फीड करते हैं मोस्टियन बैक्टीरिया। जैसे कि कुछ जू प्लैंक्टन जो स्पीशीज है वो थोड़े लार्ज साइज की भी होते हैं, जैसे कि जेलीफिश, एरोवॉर्म्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली जो जू प्लैंक्टन है ये क्या है? प्रोड्यूसर नहीं है, यहाँ पे ये प्राइमरी कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टन है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? तो प्राइमरी फिश, स्मॉल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। विच डिजीज इज कॉज बाय द कॉटन डस्ट? तो कॉटन डस्ट से कौन सा डिजीज होता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए बाइसिनोसिस। तो जो बाइसिनोसिस है एक डिजीज है लंग्स का। ये कॉज होता है बाय ब्रीदिंग कॉटन डस्ट या फिर डस्ट जो कि आता है फ्रॉम द वेजिटेबल फाइबर्स, फ्लैक्स, हेम्प और सीसल वायलेट वर्क। तो मेनली जो कॉटन डस्ट है जो इनहेल करने से क्या होता है? बाइसिनोसिस डिजीज होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन डिजीज बाइसिनोसिस है इंडिया में वो कौन काउज करता है? तो कॉटन डस्ट ही काउज करता है। जैसे कि एक डस्ट एंड फ्यूम्स का जो है बदारपुर में प्लांट है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। ये जो है काफी ज्यादा इसकी वजह से क्या होता है कि जो मौलाबाद बंद विलेज है, रेसिडेंट इसके बगल में ही पड़ता है, उसके लिए क्या है एकदम कर सके क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट एंड फ्यूम्स होता है इस प्लांट की वजह से, बदरपुर प्लांट के। और जो ईच 500 टन स्टोन क्रशर जो है वो इमिट करता है 3 टन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर डेली। ये जो है इसके लिए क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स आ रहे थे वहाँ पे काफी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है और उन्हें ये डिजीज होने के काफी चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर। फुल फॉर्म ऑफ बीओडी इज। जो फुल फॉर्म है बीओडी का वो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी का फुल फॉर्म होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो या फिर इसको कभी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। ये होता क्या है? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि रिकॉर्ड होता है बाय द एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सो दैट वो ब्रेक डाउन कर सके ऑर्गेनिक मटेरियल को जो कि प्रेजेंट है गिवन वाटर सैंपल में एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये यूज किया जाता है कि हम लोग डिस्क्राइब कर सकें कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहा है डिकम्पोजर्स के द्वारा जो कि डिग्रेड कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ प्रेजेंट है? तो वाटर सैंपल में प्रेजेंट है कोई भी सडन टेम्परेचर में और कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया वाज। तो जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया में वो कौन सा था? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो है इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1986 में।
ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में, और ये इंक्लूड करता है 2 ऑफ द 10 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो कि स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1986 में, और ये कहाँ लोकेटेड है, तो वेस्टर्न घाट्स में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू द फोर्स ऑन, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 फरवरी 2005। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था, मतलब केम इनटू द फोर्स कब से ये काम करने लग गया था, तो 16 फरवरी 2005 से। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये अडॉप्ट किया गया था कब, तो 11 दिसंबर 1997 में। तो ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अडॉप्ट एंड फोर्स में। तो जो अगर पूछेगा कि कब अडॉप्ट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को, तो 11 दिसंबर 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसको ये जो फोर्स मतलब कब से इम्प्लीमेंट हुआ, तो 16 फरवरी 2005 से जो है ये एंटर हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक्सटेंड किया गया है 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, जो कि कमिट्स करता है कि जो स्टेट पार्टीज है ये रिड्यूस करेंगे अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, सो दैट की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो घटे, और जो ह्यूमन मेड CO2 इमिशन है वो भी यहाँ पे घट जाए, मतलब मेनली जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम करना इसका मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर। विच एलिमेंटल साइकिल हैज नो एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर, तो कौन सा एलिमेंटल साइकिल में जो है कोई भी एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस साइकिल होता है ये कोई भी इंक्लूड नहीं करता है गैशियस फेज को, जो कि रिजर्व होता है नो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ एटमॉस्फेरिक फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस साइकिल है ये कोई भी कंटेन नहीं करता एटमॉस्फेरिक फेज को, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रिजर्वायर नहीं रहता है। उसके अलावा जो सल्फर नाइट्रोजन साइकिल होता है वहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हु इज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सोर्स साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो कौन जो है डायरेक्टर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनीता नारायण। जो सुनीता नारायण है ये जो है डायरेक्टर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, और ये जो है 1982 से ही जो है ये यहाँ पे डायरेक्टर है, और ये इन्होंने हेड किया है 2000 से। जो रिसर्च इंटरेस्ट है इनका जो रेंज करता है फ्रॉम द ग्लोबल डेमोक्रेसी विद फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद जो नीड रहता है लोकल डेमोक्रेसी का, जहाँ पे वो वर्क किया है इन्होंने फॉरेस्ट रिलेटेड, रिसोर्स मैनेजमेंट में, वाटर एंड वेस्ट इशू में जो है इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं आप सबको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ICAR JRF एग्जाम, ASRB नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, AHO DHO एग्जाम्स, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, FSSAI ऑल एग्जाम्स, FCI AGM, FCI AG3, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम, IBPS A4 exam, NABARD exam, RRB Agriculture Officer exam, Fisheries exams, Forestry exams, State Assistant Engineer या Junior Engineer Agriculture exams, DDA, DSSS BSO, Horticulture exam and many more exam। आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, इस बुक्स इसमें आपको दिया जाएगा ई बुक्स जो कि PDF के फॉर्मेट में रहेगा। इसमें आपको वीडियो सेशंस मिलेंगे, इसमें आपको यूट्यूब क्लासेस दिए जाएंगे एंड क्लास नोट भी प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा आपको MCQs क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा जो कि पूरा MCQ के फॉर्मेट में रहेगा। इसके अलावा जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे। इसमें आप टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल है, जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेगा। आप इससे खुद को एग्जामिन कर सकते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना अच्छा से स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको एक इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाएगा जिससे आप जो कि फ्री रहेगा, और इसमें जो है आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर जितने भी यहाँ पे आपको टिप्स बताया जाए आप उसको फॉलो करते हैं तो। ये सारा जो कोर्स है आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप एग्रीकल्चर एंड जीके आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप डायरेक्टली कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेरीज है तो हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमने अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके सारे डाउट्स को जो है क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप आप इस कोर्स को लीजिएगा और काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। इसके अलावा अभी तक हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो है सिलेक्शन हो चुका है, और आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड मैक्सिमम इन, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ओजोन का वो मैक्सिमम कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो है ये पाया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर।
तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन जो है मैक्सिमम पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये जो है स्टार्ट करता है अबव द ट्रोपोस्फीयर और ये एक्सटेंड करता है टू द 50 किलोमीटर हाइट के। जो ओजोन लेयर है ये एब्जॉर्ब करता है एंड स्कैटर कर देता है सोलर यूवी रेडिएशन को, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है फिर स्कैटर कर देता है। जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रहता है ओजोन का वो कहाँ पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो भी लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके अलावा जो होता है जो डिफरेंट लेयर्स होता है एटमॉस्फेयर के वो होते हैं एक्सोस्फेयर, जो कि अपर लिमिट है एटमॉस्फेयर का, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर अप टू द 10,000 किलोमीटर। एक है थर्मोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर जो स्टार्ट करता है जस्ट अबव द मेसोस्फेयर, ये एक्सटेंड करता है टू द 600 किलोमीटर हाइट। यहाँ पे जो ऑरा एंड सैटेलाइट जो है इस लेयर में ही प्रेजेंट रहते हैं। एक उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर जो स्टार्ट करता है अबव द स्ट्रेटोस्फेयर और ये एक्सटेंड करता है अप टू द 85 किलोमीटर हाइट। और यहाँ पे जो मेटेरियल्स है यहाँ पे जो बर्न हो जाते हैं मेसोस्फेयर में। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोएस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर का। यहाँ पे जो एयर है ये काफी ज्यादा मिक्स रहते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज ऑफ इन एल्टीट्यूड। और जो एयर रहता है ट्रोपोस्फेयर में वो हीट हो जाता है फ्रॉम द ग्राउंड अप, और जो सर्फेस होता है अर्थ का वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, हीट कर जाता है फास्टर एज कम्पेयर टू एयर। उसके बाद आता है आयनोस्फीयर। जो आयनोस्फीयर है ये एबंडेंट लेयर है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे आयनाइज्ड एटम जो है प्रेजेंट रहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स है ये स्ट्रेच करते हैं फॉर अबाउट 48 किलोमीटर। जो आयनोस्फीयर है ये क्रिटिकल लिंक है इन द चेन ऑफ सन अर्थ इंटरेक्शन में। और इसके अलावा जो आयनोस्फीयर है यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रेडियो कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर, द मेजर काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। तो मेजर काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस होता है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से ग्लोबल वार्मिंग में जो कंपाउंड रहते हैं जो करवाते हैं। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है यहाँ पे 60% जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में, जो कि टोटल ग्लोबल वार्मिंग करवाता है। इसके बाद जो है आता है मीथेन, जो कि 20% प्रेजेंट रहता है। इसके बाद CFC आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको हम लोग 14% प्रेजेंट रहता है। और फिर आता है N2O। N2O जो है यहाँ पे 6% जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो आपको ध्यान रखना है CO2 का कॉन्ट्रीब्यूशन 60% है, मीथेन का कॉन्ट्रीब्यूशन 20%, CFC का 14% है, N2O का जो है वो 6% है। ये सब क्या रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस का, जहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल ग्लोबल वार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर, द टारगेट ऑर्गन ऑफ कैडमियम टॉक्सिसिटी इज। जो कैडमियम टॉक्सिसिटी हो आती है किसी के बॉडी में, तो यहाँ पे जो कौन सा ऑर्गन ये टारगेट करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी। जो कैडमियम जो है ये देखा गया कि जो टॉक्सिसिटी करता है ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में, ये मेनली एक्यूमुलेट कर जाता है ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स। और जो किडनी होता है ये मेन टारगेट ऑर्गन है जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है मेनली इन कॉर्टेक्स। जो किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पे जो है यहाँ पे कैडमियम टॉक्सिसिटी जो है यहाँ पे क्या होता है एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 32 नंबर, द रेडियो सॉन्डे इज यूज टू स्टडी। जो रेडियो सॉन्डे है ये किसके बारे में स्टडी करता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये जो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता है अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसके बारे में जो हम लोग जो स्टडी करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियो सॉन्डे। तो जो रेडियो सॉन्डे है ये एक तरह का बैटरी पावर टेलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट है जो कि पैकेज करता है और इसको ये कैरी किया जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर टिपिकली बाय द वेदर बैलून। वेदर बैलून के हेल्प से जो है इसको कैरी करते हैं और यहाँ पे ये मेजर करता है एल्टीट्यूड को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, विंड को। यहाँ पे स्पीड डायरेक्शन जो विंड होता है वो दोनों मेजर करता है। इसके अलावा कॉस्मिक रे को जो है रीड करता है एट द हाइट एल्टीट्यूड। ये सब जो है यहाँ पे ये मेजर करता है रेडियो सॉन्डे, और इसको मेनली मतलब क्या अपर एटमोसफेयर की कंडीशन को जो स्टडी करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, बायोडायवर्सिटी एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर। तो जो बायोडायवर्सिटी एक्ट ये कौन सी ईयर में इनैक्ट हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002। जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट है ये 2002 में जो है पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो प्रोटेक्ट करता है बायोडायवर्सिटी को एंड फैसिलिटेट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स को विद द लोकल कम्युनिटीज। जो एक्ट था इनैक्टेड हुआ था सो दैट की रिक्वायरमेंट को मीट करे, जो स्टिपुलेट हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। और इसके अलावा जो है इसके कुछ फीचर्स है, तो इससे क्या क्या फीचर्स आ जाएंगे? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पे कंजर्वेशन सिस्टमिलिटी करवाता है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का, प्रोटेक्टिंग करता है लोकल कम्युनिटीज के नॉलेज को रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी। यहाँ पे सिक्योर करता है शेयरिंग करता है कि बेनिफिट्स विद द लोकल पीपल एज कंजर्वर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, और ये होल्डर्स है नॉलेज के एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है एंड रिहैबिलिटेशन होता है थ्रेटेन स्पीशीज का। इसके अलावा जो इन्वॉल्वमेंट जो होता है इंस्टीट्यूशन का स्टेट गवर्नमेंट इन ब्रॉड स्कीम, ये जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट का थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड कम्युनिटीज। यहाँ पे जो है डेडिकेटेड कम्युनिटीज बनाया जाता है, कमिटी बनाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सब भी इन्वॉल्व रहता है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, द इंपॉर्टेंट GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस मेनली रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड। जो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस जो कि पैडी फील्ड से रिलीज होता है वो क्या है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, CH4। CH4 मतलब क्या? मीथेन। जो मीथेन है ये ऐसा गैस है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द पैडी फील्ड्स, जो कि इन्वॉल्व रहता है इन द ग्लोबल वार्मिंग। तो जो माइक्रोब्स रहते हैं मिथेनोजेंस जो कि पैडी फील्ड में प्रेजेंट रहते हैं, वो रेस्पायर करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इंक्रीज होता है अमाउंट में, तो यहाँ पे जो नियर टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये फर्दर रिजल्ट करता है इन द रिलीज ऑफ मीथेन। जो मीथेन है ये कॉम्बिनेशन विद द कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बन जाता है ग्रीन हाउस गैस। एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस बन जाता है जब मीथेन जो है कंबाइन होता है विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? ये ट्रैप कर लेता है सन रेडिएशन को और उसको प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्ट बैक होने से, और फॉल जो करता है ऑन द अर्थ सरफेस पे। मतलब कि जितने भी जो सन रेडिएशन है वो जो अगर फॉल करता है अर्थ सरफेस में तो उसको प्रिवेंट करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता है। इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973। तो 1 अप्रैल 1973 में जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था इंडिया में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर कब? तो 1 अप्रैल 1973 में, सो कि हम लोग प्रमोट कर सके, यहाँ पे हम लोग टाइगर का कंजर्वेशन कर सके। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको जो है ये लार्जेस्ट स्पीशीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव है ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। मतलब इस टाइप की जो कंजर्वेशन जो होता है, टाइगर कंजर्वेशन ये जो है एक तरह का लार्जेस्ट स्पीशीज कंजर्वेशन है वर्ल्ड में। इसके अलावा जो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था कब? 2006 में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2006 में, ये आया था विद इफेक्ट की 4 सितंबर ऑफ 2006 में जो है यहाँ पे इसका इफेक्ट हुआ था। और जो NTCA ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूट ऑन द सेम डेट। तो NTCA का फुल फॉर्म क्या था? NTCA का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, लैम्बार्ट एंड बियर्स लॉ इज यूज्ड इन। जो लैम्बार्ट एंड बियर्स लॉ है ये कहाँ यूज करते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये इसको मेनली जो लैम्बार्ट एंड बियर लॉ है ये मेनली कहाँ यूज करते हैं? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये बेस्ड है ऑन द बियर लैम्बार्ट लॉ, जो कि स्टेट करता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है ये एब्जॉर्ब जो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन एंड थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन अंडर एनालिसिस। आपको ध्यान रखना है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन से प्रोपोर्शनल है, और एंड थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन अंडर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज गंगा एक्शन प्लान लॉन्च? तो कब जो है गंगा एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जून 1985। तो जून 1985 में जो है गंगा एक्शन प्लान को जो लॉन्च किया गया था। तो गंगा एक्शन प्लान जो है ये लॉन्च किया गया था 1985 में, और वो स्टार्ट हुआ था इन 1986। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव ये मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पोल्यूशन जो है उसको हटाया जाए फ्रॉम द रिवर गंगा। जो गंगा एक्शन प्लान है ये 100% जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इस प्लान में जो है नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था और डिक्लेयर किया गया था जो गंगा है वो नेशनल रिवर है इंडिया का। गंगा एक्शन प्लान जो डायरेक्ट हुआ था बाय द राजीव गांधी, और जो अथॉरिटी थी वो हेड की था प्राइम मिनिस्टर ने, और जो चीफ मिनिस्टर थे मतलब कि जो अथॉरिटी जो हेड हुई थी मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट जहाँ की गंगा रिवर फ्लो होता है। गंगा एक्शन प्लान जो है वो डिवाइड होता है 2 फेज में। जो फेज 1 था वो स्टार्ट हुआ था 1985, जो कि कवर करता है 3 स्टेट को, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और जो फेज 2 था गंगा एक्शन प्लान का वो लॉन्च किया था 1993, और जो कि कवर करता है 7 स्टेट, जो कि है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड हरियाणा। और जो सेकंड फेज हुआ था गंगा एक्शन प्लान में जो है वहाँ पे क्रिएट किया गया था बहुत सारे मतलब क्रिएट किया गया था फॉर ऑल दीज ट्रिब्यूटरीज। और जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान था वो भी स्टार्ट हुआ था अंडर द सेम प्रोग्राम फॉर द सेकंड फेज। यहाँ पे जो इंक्लूड किया था ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एज वेल एज यमुना, महानदी, गोमती, दामोदर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो मेड किए थे, मतलब उसको चार्ज लिया गया था और फॉर द ओवरऑल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गंगा एक्शन प्लान। और जो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी थे वो आए थे इनटू द एक्सिस्टेंस अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि हेड हुआ था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको इतना पॉइंट्स ध्यान रखना है कि जो गंगा एक्शन प्लान वो कब लॉन्च किया था? तो 1985 को लॉन्च किया गया था, सो दैट कि जो हम लोग वाटर क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सके और वहाँ पे मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी यूज करें। और जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान था NRCP वो लॉन्च हुआ था 1995 में। वहाँ पे क्या था? इम्प्रूव करना था वाटर क्वालिटी और रिवर को, और वहाँ पे जो मेजर फ्रेश वाटर सोर्स था इंडिया का वो वहाँ पे फॉर्म करना था। अभी तक जो है 34 रिवर्स को वहाँ पे कवर किया गया है अंडर द प्रोग्राम। और इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है गंगा एक्शन प्लान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, नालगोंडा टेक्निक इज यूज फॉर। तो जो नालगोंडा टेक्निक है ये किसके लिए यूज किया जाता है?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोराइड। तो जो नालगोना टेक्निक है ऐसा टेक्निक है जो हेल्प करता है इन द रिमूवल ऑफ फ्लोराइड या फिर डी फ्लोरिडेशन, जहाँ पे जो है यहाँ पे रिमूव करता है कलर को, ऑर्डर को, टर्बिडिटी को, बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स को फ्रॉम द रॉ सप्लाईज। जो डी फ्लोरिडेशन है ये यूज करता है नालगोना टेक्निक, जहाँ पे एलम यूज किया जाता है विद द प्रायर मिक्सिंग ऑफ लाइम, जिसको बोलते हैं CaO, या फिर सोडियम कार्बोनेट एंड Na2CO3। ये जो मेनली यूज करता है इन रूरल एरियाज ग्राउंड वाटर कंटेनिंग एक्सेस फ्लोराइड, यानी कि जो ग्राउंड वाटर जो है कंटेन करता है एक्सेस फ्लोराइड है, वहाँ पे जो है इसको रिमूव करने के लिए नालगोना टेक्निक यूज किया जाता है। और जो मैंगनीज है वो रिमूव किया जाता है बाय द मैंगनीज जियोलाइट। और जो टेस्ट एंड ऑर्डर है वो मेनली रिमूव किया जाता है बाय द एक्टिवेटेड कार्बन। तो आपको इतने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, माइक्रोराइजा हेल्प इन द अपटेक ऑफ। जो माइक्रोराइजा है ये किसके अपटेक को बढ़ा देता है प्लांट्स में? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी फॉस्फोरस। तो जो माइक्रोराइजा एक तरह का फंगी है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है विद द रूट्स ऑफ फॉस्फोरस प्लांट। ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ फॉस्फोरस टू द प्लांट्स में। तो ध्यान रखना है कि जो माइक्रोराइजा है ये हेल्प करता है होस्ट प्लांट को, इनहांस करता है, फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है और उसके टॉलरेंस कर देता है ड्रॉट के अगेंस्ट। और जो माइक्रोराइजा ये प्रोड्यूस करता है सम केमिकल जो कि रेजिस्ट करता है पैथोजन लाइक फिजारियम को, मतलब को वहाँ पे ये इंक्रीज कर देता है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स को। ये भी जो है माइक्रोराइजा का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज फाउंड। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास किसमें मिलता है? तो यहाँ पे जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉन्ड इकोसिस्टम। तो इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास का फॉर्म होता है जब स्मॉलर वेट ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो सपोर्ट करते हैं लार्ज वेट ऑफ कंज्यूमर्स को, तब वहाँ पे क्या होता है इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड देखने को मिलता है बायोमास का। एग्जाम्पल की एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम यहाँ पे आ जाएगा पॉन्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे किस टाइप का फॉर्म करता है पिरामिड? यहाँ पे इस तरह का जो है इन्वर्टेड आपको पिरामिड देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे है डायटम जिसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोर्स फिश। उसके बाद आता है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कार्निवोर्स। तो यहाँ पे जो है अगर जो प्रोड्यूसर्स है वो काफी कम नंबर में है, इसकी वजह से जो है ये जो है इन्वर्टेड शेप ले रहा है। अगर प्रोड्यूसर्स लार्ज नंबर में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास बन जाता है, जो कि आपको ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड टाइप पिरामिड ऑफ बायोमास है ये आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, और जो अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास है वो देखने को मिलेगा ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर, द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ लंडन स्मॉग वाज। जो मेन पॉल्यूटेंट है लंडन स्मॉग का वो कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है SO2। जो सल्फ्यूरस स्मॉग है या फिर लंदन स्मॉग जो है ये डेवलप होता है ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है। ये जो गैस है ये एक तरह का सीरियस एयर पॉल्यूटेंट है जो कि काउज करता है इरिटेशन इन ह्यूमन आई या फिर नोज या फिर लंग्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि आई नोज एंड लंग्स में जो यहाँ पे इरिटेशन काउज कर सकता है। ये जो रिलीज होता है ये रिलीज होता है एयर में बाय द सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल। और जो वॉल्केनोज है वो भी जो है इमिट करता है सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर, विच टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज ऑब्लिगेटरी। तो किस टाइप ऑफ सिम्बायोसिस को हम लोग ऑब्लिगेटरी बोलते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म होता क्या है? जो म्यूचुअलिज्म है ये डिफाइन करता है एज अ रिलेशनशिप इन विच जो दोनों स्पीशीज हैं वो म्यूचुअली बेनिफिट होता है। जो रिलेशनशिप है ये या फिर विद इन द स्पीशीज जो है या फिर बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज जो है ये फॉर्म हो सकता है। और ये स्पीशीज जो रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं वो सिम्बायंट्स होते हैं। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जो म्यूचुअलिज्म है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन द होस्ट एंड सिम्बायोंट जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट करते हैं और यहाँ पे कोई भी हार्म नहीं होता है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म क्या होता है? तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द टू स्पीशीज जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट है अब एक दूसरे पे। यहाँ जो मोस्ट ऑफ द सिम्बायोसिस है या फिर सम नॉन सिम्बायोंट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के, जैसे कि यूका प्लांट एंड द मॉथ, ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है। एक होता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। वो क्या होता है कि जो पार्टनर्स है वो को एग्जिस्ट कर भी सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। और जैसे कि वो फॉर्म करते हैं डिफ्यूज रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग अ वैरिंग मिक्सचर ऑफ स्पीशीज। एग्जाम्पल क्या है? हनी बीज एंड प्लांट्स का। जैसे कि जो हनी बीज है वो विजिट करते हैं मैंने डिफरेंट प्लांट स्पीशीज फॉर द नेक्टर, सो दैट कि वो फ्लावर से जो है नेक्टर सक करते हैं और डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को विजिट करते हैं। लेकिन अगर ये जो ये प्लांट्स है वो विजिट करते हैं नंबर ऑफ द इंसेक्ट एज द पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक दूसरे के बिना वो लोग रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है और कोई हार्म नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर,
विच रीजन ऑफ द सीज एंड ओशंस आर द मोस्ट पॉल्यूटेड, तो कौन सा रीजन है सीज एंड ओशन का जो ज्यादा पॉल्यूटेड रहता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी कोस्टल। जो कोस्टल रीजन रहता है सी एंड ओशन का वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हु फॉर्मुलेटेड द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो किसने जो है फॉर्मुलेट किया है कॉन्सेप्ट को, किस कॉन्सेप्ट को, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स को, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन। तो जो वेरियस ट्रॉफिक लेवल होता है इकोसिस्टम में, वो जो है इंडिकेट करता है ग्राफिकली, इसको कहते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड। और जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड को वो फर्स्ट डेवलप किया बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन। कौन सी ईयर में, तो 1927 में, टू शो द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो डिफाइंड होता है एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर लाइक नंबर, बायोमास, एक्यूमुलेटेड एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तीन तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड देखने को मिलेगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो कि बेस्ड होता है एनर्जी फ्लो इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ नंबर जो है ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड पिरामिड ऑफ बायोमास ये बेस्ड है ऑन द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, डैश इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। जो मीथेन है ये मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सीएनजी का, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कंपोज है प्राइमरी ऑफ मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर इज, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में कौन सा प्रोसेस जो है मेनली हम लोग यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये मोस्ट कॉमनली नोन मेथड है जो कि यूज करते हैं द ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन फ्रॉम द सी वाटर, रिमूविंग द सॉल्ट एंड अदर इन्फ्लुएंस मटेरियल फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो फ्रेश वाटर है, अगर हम लोग को फ्रेश वाटर फॉर्म करना आउट ऑफ द सी वाटर, तो यहाँ पे जो है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। और जो मोस्टली वाइड स्प्रेड जो प्रोसेस है जो कि हम लोग डिसैलिनेशन करते हैं, जो कि क्या करता है फ्लो कर देता है सी वाटर को ओवर द मेम्ब्रेन एट हाई प्रेशर टू रिमूव द मिनरल्स, तो यहाँ पे जो है इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इससे क्या होता है, हमें पीने का पानी जो है वो मिल जाता है फ्रॉम दी सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, विच प्लांट इज नोन एज अ गैसोलीन प्लांट, किस प्लांट को जो हम लोग गैसोलीन प्लांट बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूफोरबिया। यूफोरबिया है ये एक तरह का पेट्रोलियम प्लांट है, ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं टर्बिनॉइड, और ये सिमिलर रहता है पेट्रोलियम के। ये बिलोंग करता है यूफोरबिएसी फैमिली से। और जो लेटेक्स होता है इस प्लांट का वो कवर्ड करता है यूजफुल फ्यूल्स को, वो कन्वर्टेड मतलब कन्वर्ट करता है, वो प्लांट जो है वो कन्वर्ट करता है यूजफुल फ्यूल्स में, जो लैटेक्स है वो कन्वर्ट हो सकता है यूजफुल फ्यूल्स में। 20 टन जो है ड्राई मैटर पर हेक्टेयर पर ईयर जो है वो प्रोड्यूस होता है इस प्लांट से। और जो लैटेक्स है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द नेचुरल गैस एंड गैसोलीन, सो जो गैसोलीन है वो यूज कर सकता है एज अल्टरनेटिव फ्यूल्स इन व्हीकल्स, तो यूफोरबिया को हम लोग गैसोलीन प्लांट बोलते हैं। Next question 48 number. The dominance of new genetic form as a result of environmental change is called. तो डोमिनेंस दिखाता है न्यू जेनेटिक फॉर्म में जब इन्वायरमेंटल चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिम्स के वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज, और उसके बाद वो उसमें क्या होता है जेनेटिक फॉर्म जो है वो चेंज देखने को मिलता है। जो इंडिविजुअल्स रहते हैं पॉपुलेशन में वो नेचुरली वेरिएबल रहते हैं, मतलब कि जो डिफरेंट मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट रहते हैं किसी ना किसी फीचर्स को लेके। जो ये वेरिएशन है इसमें क्या होता है कि जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ बेटर सूट करते आते हैं इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू अदर्स, इस वजह से क्या होता है कि नेचुरल सेलेक्ट होकर वो ज़्यादा अपने लाइफ को मतलब वहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं। तो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये मेनली काउज करता है पॉपुलेशन में कि वो अडेप्ट हो जाए और इंक्रीजिंगली वेल सूटेड हो जाए टू द एनवायरमेंट ओवर टाइम। और जो नेचुरल सिलेक्शन है ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट एंड इसको रिक्वायर होता है एग्जिस्टिंग हेरिटेबल वेरिएशन में। मतलब यहाँ पे क्या होता है हेरिटेबल वेरिएशन आता है, इसकी वजह से क्या करता है वो जो है इन्वायरमेंट के साथ खुद को ठीक से अडेप्ट कर पाते हैं और वो वेल सूटेड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर, द गैस विच डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल इन प्लांट लीव्स इज, तो ऐसा कौन सा गैस है जो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि प्रेजेंट रहता है प्लांट लीव्स में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SO2। सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। और जो प्लांट्स रहता है ये मेनली सेंसिटिव रहता है सल्फर डाइऑक्साइड से, और ये इफेक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द प्लांट्स। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये मेनली इफेक्ट कर देता है बाय द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। मतलब अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं होगा, ये डिस्टर्ब कर देता है बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को ऑफ द प्लांट को, और ये चेंज कर देता है कलर ऑफ लीफ टिश्यू को। जो डिस्ट्रक्शन होता है क्लोरोफिल का ये भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड।
जो कि रिमूव कर देता है फाइटोल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल को। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से क्या होता है कि ये फाइटोल ग्रुप जो रहता है प्रेजेंट क्लोरोफिल में वो यहाँ पे रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, तो ये क्या काज करता है, क्लोरोफिल को डिस्ट्रक्ट कर देता है, और जो स्ट्रक्चर रहता है इनटू द थियोफाइटिन एंड रिप्लेसेस मैग्नीशियम आयन विद द 2 हाइड्रोजन एटम। तो क्या कहता है कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे क्लोरोफिल को डिस्ट्रक्ट कर देगा इनटू द थियोफाइटिन एंड इसको मैग्नीशियम को जो है आयन को रिप्लेस कर देगा विद 2 हाइड्रोजन एटम्स। इतना आपको ध्यान रखना है SO2 के पोल्यूशन में कि SO2 अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो ये किस तरीके से जो है यहाँ पे क्लोरोफिल को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके जो स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रहा है। किसके स्ट्रक्चर को? तो जहाँ पे जो फाइटोल रहता है ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल यहाँ पे रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे जो थियोफाइटिन में चेंज होता है और ये रिप्लेस कर देता है मैग्नीशियम आयन विद 2 हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर। एनवायरमेंट इंक्लूड्स। तो एनवायरमेंट जो है वो क्या इंक्लूड करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। जो इन्वायरमेंट है ये सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, और ये इफेक्ट करता है क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन लाइफ को। जैसे कि लिविंग या बायोटिक एलिमेंट्स में आ जाएगा एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, बर्ड्स, और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, या फिर इसको हम लोग एबायोटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक्स एंड एयर। तो ध्यान रखना है कि जो इन्वायरमेंट है ये क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, और जो कि इफेक्ट या इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन लाइफ को। और ए बार्टिक बार्टिक क्या है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बार्टिक कंपोनेंट, और जो लिविंग रहते हैं उसको बोलते हैं बार्टिक एलिमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड किया गया है, आप इस PDF को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में आ सकते हैं और काफी बार आ भी चुके हैं। स्पेशली साइंटिस्ट और ईयर आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं, और एग्जाम में तो ऑलरेडी प्रेशर रहता है, तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप उसको भी ज्वाइन करें और वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट लें। वहाँ पे आपको नोट्स PDF भी प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स दिया जाएगा, जिससे आप टाइमली जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा कोर्स जरूर लें। हमारे यहाँ जो टीचर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे। हमारे यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी अच्छा रैंक आया है, और नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। अगर अभी तक आपने हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को डाउनलोड नहीं किया था, आप गूगल प्ले स्टोर पर जरूर विजिट करें और वहाँ से हमारा ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे आप अपने कोर्स को जो है डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और आपको कोई भी कोर्स का डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट करके कोई भी डिटेल्स पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने कोई भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।